हेलो एवरीवन। तो संधिगत रोग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ वर्तमगत रोग। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे मैंने आपको संधिगत रोग पढ़ाया, वर्तमगत है, आगे हम और भी पढ़ेंगे कृष्णगत और ये सारा करके। तो पहले तो आपको कोशिश करनी है कि आप नाम देख के ये पहचान जाओ कि ये कौन से जगह का विकार है। जैसे पूया आलस आ गया तो संधि का विकार है, ठीक है। और जैसे वातहत वर्तम आ गया तो वो वर्तम का विकार है। इस तरीके से आपको पहचानना सीखना है और वो तब होगा जब आप नाम याद करोगे। तो पहला काम है आपका कि आप अच्छे से नाम याद करो, जितने भी नाम बताए हैं दोष के अकॉर्डिंग, और उनको 1-2 बार लिख कर प्रैक्टिस करो। तो आपको जैसे-जैसे नाम याद होंगे, चीज़ें थोड़ा ईज़ी होना शुरू हो जाएँगी। तो चलिए वर्तमगत रोग की संप्राप्ति की बात करते हैं, फिर हम इनकी संख्या और नाम भी देखेंगे। तो हुआ क्या कि सभी दोष यानी कि वात पित्त कफ या तो अलग-अलग या एक साथ सारे कुपित हो जाते हैं। कुपित होकर के वर्त्म के मध्य में रहने वाली, जो आईलिड के मध्य में रहने वाली जो शिराएँ हैं, उनमें फैल करके वहीं क्या हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। और जैसे ही उनको बार-बार कोई निदान मिलता है, कोई कारण मिलता है, तो ये बार-बार अत्यधिक प्रकोपित होते रहते हैं। और प्रकोपित होकर के ध्यान रखने वाली बात ये है कि वर्त्म के मांस एवं रक्त को बढ़ा करके वर्त्म प्रदेश में रोग उत्पन्न करते हैं। तो जो वात आदि दोष हैं, वो वर्त्म के मांस और रक्त को दूषित करके के रोग उत्पन्न कर रहे हैं, वो हो गया वर्त्म रोग। अब बात करें इसकी संख्या की, तो काउंटिंग में आपको पहले ही बता चुकी है कि 21 है। और हमारी ये भी बात हो गई थी कि बागवट इसमें 3 बढ़ा देगा तो टोटल बागवट के जो हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। और वो 3 कौन से बढ़ाता है वो भी बात करेंगे, उनको पढ़ेंगे भी। एक तो जो 21 है उनके अलावा ये प्रक्षण मील रोग बढ़ाता है, एक कुकुड़क बढ़ाता है और एक पक्ष में 7 बढ़ाता है। इनकी डिटेल भी बात करेंगे आगे। अभी संख्या देखते हैं। संख्या है हमारी 21। सबसे पहला रोग आता है उत्संगिनी। कुछ-कुछ के नाम आपको यूँ याद हो गए होंगे, तो जैसे आप याद कीजिए, मैंने आपको चिकित्सा अधिष्ठान भेद से क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तब बताया था कि लेखन के युग के जो 9 रोग हैं, उनमें से 9 के 9 कौन से हैं? वर्त्म के विकार हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो देख ली और वो याद हो गया, तो 9 रोग आपके बहुत ईज़िली आसान होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, और उसमें भी अगर आपको कोटेशन आता है तो उन 9 को भी आप बहुत ईज़िली याद रख सकते हो। सबसे पहले वाला उत्संगिनी, कुंभिका, पोथकी, वर्त्म शर्करा, और उसके बाद मैं पहले लेखन वाले बता रही हूँ। बहल वर्त्म, इनको छोड़ना है अभी ये वाली लाइन। बहल वर्त्म, व्याधि वर्त्म, अवबंधक, क्लिष्ट वर्त्म, कर्दम वर्त्म और श्याव वर्त्म। ये जो यानी कि एक सेकंड, यानी कि देखिए, ये जो अपनी 3 लाइन है ना, ये वाली, यानी कि ये जो टोटल 3 लाइन है, इनके अंदर जो भी 9 रोग आ रहे हैं, वो कौन से हैं? हमारे लेखन योग्य व्याधियाँ, ठीक है। बाकी जिन-जिन रोगों के पीछे आपको वर्त्म लिखा मिलेगा, वो तो आप पहचान ही जाओगे कि वर्त्म का है। क्लियर है। और जो लगन है पोथ की, ये थोड़ा आपको कुंभिका है, ये याद रखना है कि ये कहाँ के विकार हैं? वर्त्म के। लेकिन इतना भी जोर देने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको पढ़ाऊँगी ना एक-एक करके, तो अपने आप चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएँगी कि ये रोग तो अच्छा हमने कौन से क्लासिफिकेशन में पढ़ा था? वर्त्म के में। तो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। एक-एक करके हम जो रोग पढ़ेंगे उसमें अपने आप आपको याद हो जाएगा। आप कह ही नहीं सकते कि ये रोग मैंने कहीं और पढ़ा है, आपको याद रहेगा कि वो मैंने वर्त्म के अंदर ही पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको कोटेशन दिख रहे हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशन है, जैसे 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। मैं कुंभिका पढ़ाऊँगी, उसका हो गया, अंजनामिका हो गया, पोथकी और लगन। इन्हीं के कोटेशन पूछे जाते हैं या यही 2 मार्क्स में स्पेशली पूछे जाते हैं, बाकी तो इतना नहीं आएगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। पहला रोग है हमारा उत्संगिनी। अब उत्संगिनी याद कीजिए, उत्संगिनी कहाँ था? सन्निपातज का साध्य था, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है? आपको इनके मॉडर्न नाम भी कुछ-कुछ के याद रखने हैं, जो मैं बताऊँ। जैसे उत्संगिनी का चिलेजियन है, ये एक बार 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे जो चिलेजियन है, ये आपके सिलेबस में टॉपिक है नहीं, लेकिन किसी एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, आप लास्ट ईयर के पेपर्स देख लीजिएगा। तो उत्संगिनी में क्या होगा? अधोवर्त्म, 2 आईलिड है हमारा, अपर और लोअर। तो उत्संगिनी कहाँ होगा? ये याद रखना है। तो अधोवर्त्म के उत्संग में जो उभार होता है, अधोवर्म का जो लोअर आईलिड है, उसके उत्संग के वर्त्म में भीतर की ओर, इसका मुख कहाँ होगा?
अंदर की ओर, भीतर की ओर मुख वाली और बाहर की ओर उभरी हुई। क्लियर है? तो उत्संगिनी जो पीड़िका बनेगी लोअर आईलिड में, वो उसका मुंह तो होगा अंदर की तरफ और उभार होगा बाहर की तरफ। एक या अनेक पीड़िकाओं से घिरी हुई एक पीड़िका को हम क्या कहते हैं? उत्संगिनी कहते हैं। और उत्संगिनी को मैंने ये शुरू के 9 विकार तो आपको कुछ याद रखना ही नहीं है, सीधा इनका क्या कराना है आपको? लेखन कराना है। तो क्लियर है? उत्संगिनी कहाँ हो रही है? लोअर आईलिड में हो रही है, अंदर की ओर मुंह है और बाहर की ओर उभार है। फिर आती है सेकंड है हमारी कुंभिका। तो कुंभिका का थोड़ा हम कोटेशन भी देख लेते हैं। कुंभिका नाम से क्लियर है, कुंभिक बीज प्रतिमा पीड़िका यास्तु वर्तमजा आधमाप्यंती, ये पूछा जाता है। ये जो लाइन है ना कोटेशन की, ये एआईपीजीटी में भी पूछी जाती है। आधमाप्यंती भिन्ना कौन सा वर्तम रोग है? तो कुंभिका आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था इसका कोटेशन। अब बात करते हैं इसके डिटेल में लक्षण की। होता क्या है? कुंभी, कुंभी किसको कहते हैं हम? अनार के बीज को। किसी एक आचार्य ने बोला भी है दाड़िम फला, दाड़िम फल के समान जो पीड़िका यानी कि अनार के बीज के दाने के समान जो पीड़िका बनती है उस रोग को हम कहते हैं कुंभिका। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें हो क्या रहा है? कुंभिका यानी कि अनार के बीज के स्वरूप की, जैसे अनार के दाने होते हैं बिल्कुल उसी स्वरूप की वर्तमान प्रदेश में अनेक पीड़िकाएं होती हैं। यहाँ तक तो ठीक है। खास लक्षण क्या है? कि बार बार फूटती हैं, बार बार फूल जाती हैं, यानी कि फूट रही हैं, फूल रही हैं, बार बार फूट जाती है, फिर उसमें पस भर जाती है, पानी भर जाता है, फिर फूल जाती है, फिर फूट जाती है। तो इस तरीके का जो चल रहा है वो होता है, इस तरीके की जो पीड़िका होती है वो होती है कुंभिका। तो क्लियर है? ये आपको याद रखना है शब्द आत्माप्यंती या भिन्ना, जो बार बार फूट रही है, बार बार फूल रही है। इसमें भी हम क्या कराएंगे? लेखन कर्म। ये जो देखिए ये लगाया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि लेखन ही कराना है। लेखन कराने के बाद आप इसमें सैंधव लवण से प्रतिक्षारण करा सकते हो। आंवला की क्वाथ जल से आपको क्या कराना है? इनका सिंचन, यानी कि आंवला का जो क्वाथ है उससे आंखों को धो सकते हैं। वैसे त्रिफला क्वाथ भी लिख सकते हो उसकी जगह। फिर थर्ड आता है हमारा पोथकी। पोथकी का लक्षण क्या है? श्राविन्या कंडुरो गुर्वा। पोथकी हमने किसके अंदर पढ़ा था? याद कीजिए, कौन से रोग के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको? कफज के अंदर। श्राविन्या कंडुरा गुर्वो, तो सारे कफ वाले ही लक्षण आ रहे हैं। ठीक है, कफ में स्राव होगा, कंडू होगी, गुरुता रहेगी। खास लक्षण क्या है? रक्त सरसप सन्निभा, ये भी पीजी के एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त सरसप सन्निभा पीड़िका याश्च रुजावत्य पोथकी इति संज्ञा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें जो है कफ वाले ही लक्षण होंगे, क्योंकि वो जो पोथकी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? कफ दोष के कारण। अब ये जो पोथकी है इससे 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है ट्रैकोमा, ये आपके सिलेबस में है। तो जब भी 5 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आए पोथकी का, आपको ट्रैकोमा बता के आना है, आगे पढ़ाऊंगी। तो हो क्या रहा है? वर्तमान प्रदेश में रक्त सर्षप सन्निभा शब्द याद रखना है, आगे आपको एंट्रेंस एग्जाम दोगे वहां पूछा जाएगा। वर्तमान प्रदेश में लाल सरसों के स्वरूप वाली पीड़िका उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये कफ की वजह से, इसलिए श्राप भी होगा, कंडू भी होगा, भारीपन भी रहेगा और वेदना से युक्त हो सकती है क्योंकि पीड़िकाएं बन रही है। तो इसमें भी हम क्या करवाएंगे? पोथकी में हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रक्षान कर्म करेंगे और वृद्धि पत्र से, इसको हमने अलग से पढ़ा था, सब में मंडलाग्र वगैरह ये शस्त्र यूज हो रहे थे। इसमें जो लेखन कर रहे हैं हम, वृद्धि पत्र शस्त्र से लेखन करना है। पहले प्रक्षान लगा करके लेखन करेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। तो शुंठी सैंधव का प्रतिक्षारण करा दीजिए और मधु यष्टि के क्वाथ यानी कि मुलेठी का क्वाथ में मधु मिला के आंखों को धो सकते हैं, क्योंकि किसमें क्या बढ़ा हुआ है? कफ, तो उसको कम करने के लिए। फिर आती है वर्तम शर्करा। वर्तम शर्करा, इसमें क्या होगा? वर्तम प्रदेश में खर स्थूल एक पीड़िका होगी, बीच में एक मोटी खर पीड़िका होगी जो कई सारी छोटी छोटी पीड़िकाओं से घिरी हुई होगी, उसको हम क्या कहते हैं? वर्तम शर्करा। तो वर्तम प्रदेश में खर स्थूल एक पीड़िका अन्य अन्य सूक्ष्म एवं घृणी पीड़िकाओं से व्याप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्तम शर्करा कहते हैं। तो इन्हें भी आपको क्या करना है? शस्त्र से काट के लेखन करा देना है। फिर आता है बहल वर्तम। बहल वर्तम कैसा दिखाई दे रहा है आपको? शब्द मोटा सा, यानी कि जिस रोग में वर्तम भाग
त्वचा के समान। इसमें शब्द याद रखना है समवर्णाभि। त्वचा के समान ही वर्ण रहता है, आईलिड का कलर चेंज नहीं होता है। जिस रोग में वर्त्म भाग त्वचा के समान वर्ण वाली और समान आकार की पीड़िकाओं से व्याप्त हो जाता है, ठीक है। और मांसपेशी कैसी हो जाएगी इसकी? मोटी हो जाती है। बहल, बहल मतलब भारी, मोटा। तो मांसपेशी जो आईलिड की जो मसल्स हैं वो आईलिड क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है, स्थूल हो जाती है, उपचयित हो जाती है। उसको हम कहते हैं बहल वर्त्म। क्लियर है? इसकी चिकित्सा किसके समान करनी है आपको? पोथकी के समान। फिर आता है वर्त्म अपबंधक। वर्त्म अपबंधक में क्या होगा? जो व्यक्ति कंडू व अल्प सुई चुभोने जैसी वेदना से युक्त वर्त्म सोफ से नेत्र को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर पाता। बहुत खास क्वेश्चन है। आंख को पूरी तरीके से बंद नहीं कर पा रहा है, वो होता है वर्त्म अपबंधक। यानी कि क्यों नहीं कर पा रहा है आंख को बंद? क्योंकि आंख में क्या है? बहुत ज्यादा कंडू है और क्या है? सुई चुभोने जैसी पीड़ा हो रही है, इसलिए उसको क्या बोला है? वर्त्म अपबंध। क्लियर है? इसके लिए एक शब्द आता है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्या आता है? जो एआईपीजीटी के लिए एक संस्कृत की लाइन आती है, इसमें जो आपको याद रखनी है, न समम शादयेत अक्षी। एक सेकेंड, कौन सी लाइन आएगी? न समम, आप देख भी सकते हो सुश्रुत उत्तर तंत्र के अंदर, छादयेत अक्षी, यानी कि आंख को पूरी तरीके से बंद नहीं कर पाएगा। ये जो लाइन है इसको नोट कर लेना, ये आपको याद रखना है। किसके अंदर? वर्त्म अपबंधक के अंदर। ये पहचानना है, ये लाइन दे दी जाएगी, न समम छादेत अक्षी किसका लक्षण है? वर्त्म अपबंध का, कि आंखों को पूरी तरीके से बंद नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसमें वेदना है और कंडू है। क्लियर है? इसकी भी चिकित्सा आपको पोतकी की सफानी करानी है। फिर आता है क्लिष्ट वर्त्म। क्लिष्ट वर्त्म में क्या होगा? नेत्र का वर्त्म भाग अचानक मृदु व अल्प वेदना से युक्त एवं, ये सब छोड़ो, आपको क्लिष्ट वर्त में एक ही लाइन याद रखनी है कि पहले तो जो वर्त्म था वो ताम्र वर्ण का था, पहले तो ताम्र वर्ण का था वर्त, और पता ही नहीं चला, अचानक से वो रक्त वर्ण का हो जाता है। उसके पश्चात अचानक से जब वो रक्त वर्ण का हो जाता है तो उसको हम कहते हैं क्लिष्ट वर्त्म, ठीक है। और उसमें क्या होगी? मृदु अल्प वेदना होगी। तो जिस रोग में वर्त्म का वर्ण पहले तो ताम्र और बाद में अचानक से रक्त हो जाता है, वो होता है क्लिष्ट वर्त्म, ठीक है। इसकी भी चिकित्सा पोतकी के समान ही आपको करानी है। फिर आता है कर्दम वर्त्म। अब कर्दम वर्त्म के लिए एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना, क्लिष्ट की बढ़ी हुई स्टेज ही क्या होती है? कर्दम, ठीक है। यानी कि जो क्लिष्ट वाले लक्षण हैं, अगर उनमें पित्त और रक्त का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वही क्या हो जाता है? कर्दम वर्त्म हो जाता है। तो नोट कर लेना ये पॉइंट कि जो क्लिष्ट है उसकी बढ़ी हुई स्टेज कौन है? कर्दम, ठीक है। तो पित्त रक्त से होकर के, यानी कि पित्त और रक्त आपस में मिलकर के विधा उत्पन्न करके वर्त्म को क्लीन कर देते हैं। तो जो क्लिष्ट में जो लक्षण आ रहे थे वही अगर उनके अंदर पित्त और रक्त का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो हो जाता है कर्दम वर्त्म। और इसमें भी आपको चिकित्सा में लेखन कर्म कराना है। फिर उसके बाद आता है श्याम वर्त्म। श्याम में कुछ नहीं है, अंदर और बाहर से आंख कैसी हो जाएगी? श्याम वर्ण की हो जाएगी, वर्त्म सॉरी। तो जिस रोग में वर्त्म बाहर एवं भीतर से कैसा हो जाए? श्याम वर्ण का हो जाए, और साथ साथ उसमें सभी लक्षण आए। श्याम वर्त्म जो है सन्निपात है, तो सभी दोषों के लक्षण आएंगे। शोथ भी होगी, वेदना भी होगा, दाह भी होगा, कंडू भी होगी, क्लेद भी होगा, सन्निपात है, इसलिए इसमें भी आपको क्या कराना है? लेखन कर्म कराना है। फिर आता है हमारा अर्शोवर्त्म। अर्शोवर्त्म में क्या होगा? एरवारुक बीज प्रतिमा। एरवारुक, एरवारुक किसको कहते हैं हम? ककड़ी को कहते हैं। इसके लिए शब्द याद रखना है। तो वर्त्म प्रदेश में ककड़ी के बीज के आकार की मंद पीड़ा से युक्त छोटी छोटी खर पीड़िकाएं होती हैं, उनको हम कहते हैं अर्शोवर्त्म। एरवारुक बीज प्रतिमा शब्द याद रखना है। चिकित्सा क्या कराना है? सबसे पहले हम स्वेदन कराएंगे, फिर अंगुष्ठ अंगुली से वो जो अर्श वाला हिस्सा जो आईलिड है उसको पकड़ करके उल्टा करके सूची के अग्रभाग से, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये चिकित्सा में बता चुकी हूँ आपको, सूची के अग्रभाग से
अर्श के मूल भाग को पकड़ना है और मंडलाग्र से काट देना है। फिर उसका क्या करवाना है आपको, सैंधव से प्रतिसारण, और जैसे ही रक्त बंद हो जाए आपको शलाका से जला देना है। तो ये चिकित्सा हमारी पहले भी बात हो चुकी है। फिर आता है शुष्काष्ट। शुष्काष्ट में क्या होगा, वर्तम प्रदेश में दीर्घ अंकुर बनते हैं। आप देखिए इसमें तो एक शब्द था ककड़ी के बीज के समान, और यहाँ पे बड़े बड़े अंकुर बन रहे हैं जो कि खर होंगे, सूखे हुए हैं तो जाहिर सी बात है खर होंगे, स्तब्ध होंगे, और अत्यंत कष्टदायक व्याधि को हम क्या कहते हैं, शुष्काष्ट कहते हैं। इसमें भी सेम चिकित्सा वही करनी है जो आपने हर्षवर्धन के अंदर की है। फिर आता है प्राक्लिन्न वर्तम। ये किसकी वजह से हो रहा था, कफ दोष की वजह से हो रहा है। तो जिस रोग में वर्तम का बाहरी भाग में तो कफ की अधिकता है तो शोथ युक्त है और वेदना नहीं है, लेकिन आभ्यंतर जो भाग है वर्तम का वहां पे क्लेद है और श्याव वर्ण युक्त है और कंडु व सुई चुभोने जैसी वेदना होती है, उसको हम कहते हैं क्लिन। तो इसमें कफ वाले लक्षण आएंगे। बाहर क्या है, शोथ है लेकिन वेदना नहीं है क्योंकि कफ की वजह से है। अंदर क्या है, कफ बढ़ गया तो क्लेद बढ़ गया, और कंडु व सुई चुभोने जैसी वेदना जिसमें होगी वो होगा प्रक्लिन। इसमें आपको क्या कराना है चिकित्सा में, स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, शिरो विरेचन, रक्त मोक्षण, यानी कि सब कुछ करा लिया, पूरी अंतःशुद्धि करा ली। उसके बाद आपको आंखों का तर्पण, शेक, अंजन इन सब का यूज करना है। त्रिफला क्वाथ में ताम्र रस क्रिया कर आप उसकी वर्ती बना के अंजन लगा सकते हो। और ये जो रोग है वो ASK का मतलब क्या है, अशस्त्रकृत साध्य है। ठीक है, यानी कि प्रक्लिन व्रत में हम शस्त्र कर्म नहीं कर रहे हैं, तभी हमने देखिए केवल अंतर शुद्धि कराई है और औषध का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी हमने यहाँ पे छेदन वेदन लेकर ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर आता है अक्लिन्न वर्तम। अक्लिन्न वर्तम में क्या होगा, जिस रोग में बार बार आप वर्तम को धो रहे हो फिर भी वो चिपकते जा रहे हैं, तो धोते धोते इस तरीके से लाइन आती है, धोता नहीं पुनः पुनः, इस तरीके से एक लाइन आती है इसके लिए, यानी कि बार बार आप आंखों को धो रहे हो फिर भी वो चिपकती जा रही है, फिर भी वहां से वो सिक्रीशन हो रहा है, उसको हम कहते हैं अक्लिन्न वर्तम। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या इसका यूज करोगे, समुद्र फेन, सैंधव लवण, शंख भस्म, मूंग व श्वेत मरीच, इन सबको पीस करके आपको चूर्णांजन का प्रयोग करना है। देखिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हर किसी की चिकित्सा बदल जाती है, लक्षण बदल जाते हैं, इसीलिए ENT को, जैसे आपके जो फाइनल ईयर में और सब्जेक्ट है, केसी हो गया, सर्जरी हो गया, पंचकर्मा, उनकी अपेक्षा आपको ENT में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें याद रखने का मैटर बहुत ज़्यादा है। आपको चीज़ें थोड़ी बहुत रटनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें याद रहेंगी। इसीलिए ENT पे आप थोड़ा ENT को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, और ऐसे डेली नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो जब पढ़ लिया उसके 1-2 दिन में ही उसको वापस रिवाइज तो ज़रूर ही करना है, बाकी नहीं तो आपकी मेहनत पूरी खराब हो जाएगी। जैसे आपने आज 3-4 घंटे ENT पढ़ी और फिर 7-8 दिन तक बिल्कुल नहीं खोली, तो आप 3-4 घंटे की ये जो मेहनत है वो भूल जाओ क्योंकि सब साफ हो जाएगा। इसीलिए आपको रिवीजन कंटिन्यू रखना पड़ेगा ENT का, तभी चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है ना? फिर आता है वातज वर्तम। इसमें क्या होगा, जिस रोग में वर्तम, वातज हमने कहाँ पढ़ा था, वातज है, नाम से ही क्लियर है। तो जिस रोग में, और ये असाध्य डिजीज थी, तो जिस रोग में वर्तम व शुक्ल मंडल की जो संधि है वो डिसलोकेट हो गई, संधि का ही डिसलोकेशन हो गया। अब शुक्ल जो प्रदेश है उसको वर्त में ही तो पूरा आच्छादित करते हैं, कवर करते हैं, लेकिन अगर उनकी डिसलोकेशन हो गया तो जो लिड है वो बंद नहीं हो पाएगी, वो खुली ही बनी रहती है, चेष्टा रहित हो जाती है, नेत्र बंद नहीं हो पाते हैं और वर्त में पीड़ा हो भी सकती है, पीड़ा का अभाव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है वायु के जो है गुणों पर। ठीक है, तो वातत्वत्म असाध्य डिजीज है, इसमें क्या हो जाता है, संधि का डिसलोकेशन हो जाता है जिससे आंख जो है खुली ही रहती है, नेत्र बंद नहीं हो पाते हैं। फिर आता है अर्बुद। तो वर्तम के आभ्यंतर भाग में अंदर की तरफ उत्पन्न होने वाले आकृति में कैसे होंगे, विषम होंगे, ग्रंथिभूत होंगे, और अर्बुद कफ का होगा, सन्निपात से सॉरी, तो इसमें वेदना रहित होगा, पित्त व रक्त के अनुबंध से ये लाल वर्ण के हो सकते हैं, वर्तम के किनारे लटकते हुए। अर्बुद वाला जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसी तरीके का अगर हो रहा है आईलिड में तो उसको हम कहते हैं वर्तम अर्बुद, यानी कि ट्यूमर ऑफ आईलिड। इसमें अर्बुद में हमेशा हम क्या करवाते हैं, छेदन कराते हैं, तो यहाँ वृद्धि पत्र से आपने क्या करा दिया, छेदन कर्म करा दिया। फिर उसके बाद आता है निमिष।
निमिष असाध्यता वायु की वजह से हो रहा था, तो वर्त्म आश्रित निमेषणी शिराओं में वायु चली जाती है। वायु अत्यधिक बढ़ कर के वर्त में आश्रित निमेषणी जो शिराएँ हैं, जो आई को ब्लिंक कराने में हेल्प करती हैं, उनको ज़्यादा अगर चलायमान कर देती है, तो आईज़ की जो ब्लिंकिंग है, वो बहुत बार-बार होती है, कंट्रोल नहीं होती है। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, निमिष कहते हैं और ये कैसा है, असाध्य। फिर आता है शोणितार्स, ये रक्तज असाध्य था। तो वर्त्म प्रदेश में अगर रक्त दूषित हो गया है, ठीक है, तो वर्त्म कैसी हो जाती है, स्पर्श में मुलायम हो जाती है और जो रक्तज अर्श वर्त्म में हो रहे हैं, उनको आप बार-बार काटते जाइए, वो बार-बार बढ़ेंगे, तो आप बार-बार छिन्न-छिन्न कीजिए, उनको काटिए, वो बार-बार बढ़ते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर शोणितार्स में वात का अनुबंध होगा तो वेदना होगी, पित्त का अनुबंध होगा तो दाह और कफ का होगा तो कंडू, वही इनके जो जनरल सिम्पटम होते हैं वही आएँगे। तो ये भी कैसी डिज़ीज़ है आपकी, असाध्य, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लगन।